एक बार पहले थ्योरी रिमाइंड करा देता हूँ थोड़ा सा, टेबल का वैल्यूज ये सब देख लो, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली इस टाइप का कोई एक सिचुएशन रहेगा आपके पास में हर एक क्वेश्चन में। तो ऑब्जर्वर होगा आपके पास, ऑब्जर्वर किसी एक ऑब्जेक्ट को देखेगा। ऑब्जेक्ट दो लोकेशन पे हो सकता है, कि ऑब्जर्वर के माथे से भी ऊपर के किसी एक पोजीशन पे, या हो सकता है कि वो ऑब्जर्वर के माथे से नीचे के कोई एक पोजीशन पे हो। ऑब्जर्वर जिस लाइन के अलोंग देखेगा उसको हम हमेशा क्या मान के चलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये लाइन हमेशा माना जाएगा कि ग्राउंड से कौन से सिचुएशन में है, पैरेलल सिचुएशन में, ठीक है। फिर अगर आपका ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के माथे से ऊपर के पोजीशन पे है तो उस टाइम पर आपको ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट को देखने के लिए थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लाइन से और ऊपर के किसी एक लाइन के अलोंग देखना होगा। तो इस लाइन को बोला जाएगा लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल इस सिचुएशन में, जब ऑब्जेक्ट आपके ऑब्जर्वर के माथे से ऊपर के पोजीशन पे है, तो इस सिचुएशन में इस एंगल को कितना माना जाएगा, या क्या माना जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड सिमिलरली अगर आपका ऑब्जेक्ट मान लो कि नीचे है तो उस सिचुएशन में इस एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है मेरे ख्याल में। फिर उसके बाद में था कि 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसको हम बेसिकली घुमा घुमा के यूज करेंगे इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल 6 होता है, बट 6 का दरकार नहीं है हम लोग को। इस चैप्टर में 3 का ही दरकार पड़ेगा। पहला साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दूसरा कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और तीसरा टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। फिर ये टेबल है, सिंस आप साइन कॉस और टेन को ही यूज करोगे तो आपको बस इन्हीं वैल्यूज का जरूरत पड़ेगा इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, ठीक है। और इसके अलावा एक दो ऐसी बात है जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। 2 ही बात है वैसे। देखो पहला क्या है कि ऑल द हाइट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज टावर्स, ट्री, बिल्डिंग एक्सेट्रा शैल बी कंसीडर्ड एज लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। कोई भी चीज का जो कंस्ट्रक्शन आप करोगे धरती के ऊपर में तो वो हमेशा 90 डिग्री पे कंस्ट्रक्शन किया जाता है। दूसरा कि कोई भी ऑब्जर्वर का हाइट जब तक आपको क्वेश्चन के अंदर में कुछ बताया हुआ ना हो तब तक ऑब्जर्वर की हाइट को कितना मान के चलोगे आप, 0, ठीक है। मतलब वो ग्राउंड में धसा हुआ ही रहेगा, एक पॉइंट की तरह उसको मान के चलेंगे। अगर बोल देता है कि आपका ऑब्जर्वर 1 मीटर लंबा है, 2 मीटर लंबा है, तो उस केस में उसका हाइट हम लोग ड्रॉ करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग 0 मान के चलेंगे। और आखिरी पेज, सबसे इंपॉर्टेंट पेज, कि इस चैप्टर में क्वेश्चंस को अप्रोच आपको कैसे करना। तो अप्रोच करने के लिए देखो आइडिया क्या रहेगा आपका, कि पहले तो सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ो। पढ़ने के बाद में आप एक डायग्राम बनाओ, ठीक है। डायग्राम बना लेने के बाद में आप प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करो कि किन किन चीजों का वैल्यू आपको दिया हुआ है और किन किन चीजों का वैल्यू आपको ढूंढना है, और इन सब सारी चीजों को आप मार्क कर लो। मार्क करने के बाद में लास्ट वाला स्टेप जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि क्या चीज दिया हुआ और क्या चीज पूछा हुआ है ना, उसको आप कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से एसोसिएट करने का ट्राई करो। सपोज करो कि कोई एक फोटो आपने बना लिया, फोटो बनाने के बाद आपको फील हो रहा है कि परपेंडिकुलर मेरे को दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज मेरे से पूछा हुआ है। तो इस सिचुएशन में इमीडिएटली आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना चाहिए किसके हेल्प से, साइन के हेल्प से। किसी सिचुएशन में आपको लगता है कि बेस दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज आपसे पूछा हुआ है, तो इमीडिएटली आपको किसकी तरफ जाना चाहिए, कॉस की तरफ जाना चाहिए। और कभी अगर परपेंडिकुलर और बेस को मिला के कोई क्वेश्चन अगर डेवलप हुआ है तो उसमें किसकी तरफ जाना चाहिए, आपको टेन की तरफ जाना चाहिए। ये मोटा मोटा आइडिया है, ठीक है। बाकी अभी क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन देखो, डील करते हैं इसके साथ में। तो पहले प्रॉब्लम में है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. देखना इसमें ध्यान से, इसमें मेरे ख्याल में ऐसा कुछ बोला हुआ आपको कि एक टावर है, टावर को हम ए बी बोल के मार्क कर लेते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट को एक बार सी कह देते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ के जो मुझे फील हो रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे, मतलब ये वाला जो पॉइंट है सी आपका, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दूर है, 30 मीटर। और एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ये वाले एंगल का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको, 30 डिग्री। देखो यहां तक समझ में आ रहा है। फिर इसमें पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगा। तो इस सिचुएशन में हाइट ऑफ द टावर मतलब ए भी पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। तो आप सोचो कि जो चीज आपको 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है और जो चीज पूछा हुआ है वो लोग कौन कौन है। ये जो दिया हुआ है ये कौन है आपके लिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस होगा, और जो पूछा हुआ है वो कौन है आपके लिए, परपेंडिकुलर। और बेस और परपेंडिकुलर को कनेक्ट कौन करेगा, 10। तो क्या लगाना चाहिए आपको, 10। तो देखो tan ऑफ 30 डिग्री शुड बी इक्वल्स टू मेरे ख्याल में ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। यहाँ पर सॉल्व करोगे तो tan 30 का आंसर कितना होता था, 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी तो आप ढूंढ रहे हो और बी सी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 30। तो यहाँ से ए बी इज इक्वल्स टू आपके लिए हो जाएगा 30 ऊपर आ जाएगा 30/√3। दिस इम्प्लाइज रैशनलाइज करोगे तो ए बी इज इक्वल्स टू 30√3/3 और काटोगे तो शायद 10। सो दिस इक्वल्स टू 10√3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड वाले में बोल रहा है कि अ ट्री
breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ठीक है, देखो इसको बोर्ड की तरफ, मान लो कि ये वाला आपका ग्राउंड है, इस पे इनिशियली सपोज करो कि इस टाइप का कोई एक ट्री है, अभी मैं इसको ब्रेक नहीं कर रहा हूं, ऐसा मान के चलो कि ये ओवरऑल आपका पूरा ट्री, ठीक है ना, नाम इसका दे देते हैं मान लो कि ए बी। फिर इस ट्री में क्या हुआ कि हवा चला इस तरफ से, और सपोज करो कि एक पॉइंट पे जाके ये ट्री बेचारा, रूट इसका था ही इंटैक्ट इस पॉइंट पे, लेकिन ये ब्रेक हो गया, और ब्रेक होके नया सिचुएशन जो होगा यहाँ पे वो देखो ऐसा कुछ हो जाएगा मेरे ख्याल में कि ब्रेक डाउन करने के बाद ना इतना पार्ट तो अभी भी खड़ा है इसका, और बाकी जो ऊपर का पार्ट था वो टूट के गिर गए, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को अगर मैं सी बोलूं तो होगा ऐसा कि सी अपनी जगह पे रहेगा, बी अपनी जगह पे रहेगा, और ये जो पहले ऊपर था अब वो नीचे आके ऐसे लटक जाएगा। ये आपको क्वेश्चन में बोला हुआ। फिर क्वेश्चन में बोला हुआ कि ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, ये जब ग्राउंड को जाके टच करेगा तो इसके रूट वाले पोजीशन पे यानी कि फुट वाले पोजीशन पे और इसके बीच का डिस्टेंस कितना बताया हुआ आपको, 8, ठीक है। तो ये हो गया आपकी 8 मीटर, और कितने एंगल पे गिर रहा है, 30 डिग्री पे। और इस सिचुएशन में आपसे पूछ रहा है कि ट्री का ओवरऑल हाइट कितना था, तो वैसे तो आप एक पार्ट को मतलब पूरे को ही एक्स मान के सॉल्व करने ट्राई कर सकते हो, बट कैलकुलेशन शायद कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो बेटर क्या रहेगा कि आप एक पार्ट को एक्स मान लो और एक पार्ट को इमीडिएटली आप वाई मान लो, ठीक है। तो ये वाला हो गया सपोज करो कि आपके लिए एक्स, और ये वाला हो गया सपोज करो आपके लिए वाई। फिर एक्स और वाई दोनों के लिए सॉल्व करो, और लास्ट में टोटल हाइट चाहिए तो हम ऐड कर देंगे दोनों, ठीक है। नेक्स्ट आपको सोचना है कि 30 डिग्री के कॉन्टेक्स्ट में आप सोचिए कि ये 8 किसके तरह बिहेव करेगा आपके लिए, बेस के तरह, ये किसके तरह बिहेव करेगा, परपेंडिकुलर, और ये किसके तरह बिहेव करेगा, हाइपोटेन्यूज। तो एक बार बेस और परपेंडिकुलर को इन्वॉल्व करने के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्री सही रहेगा, 10 सही रहेगा मेरे ख्याल में। तो आगे लिखो tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, आइडिया था कि परपेंडिकुलर बाय बेस होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में x डिवाइडेड बाय 8। tan 30 का आंसर 1/√3 इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में x डिवाइडेड बाय 8, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे x इक्वल्स टू आई थिंक 8 डिवाइडेड बाय √3। एक पार्ट तो ऐसे आ जाएगा आपके पास। फिर y के लिए सोचो आप कि ये तो बेस हो गया, और y किसके तरह बिहेव कर रहा है, हाइपोटेन्यूज, और बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच का कनेक्शन cos, तो क्या हो सकता है सोचो, cos ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, बेस आपका था 8 और हाइपोटेन्यूज आपका था y, ठीक है। फिर यहां से इसका आंसर, ये ठीक लिखा ना मैंने, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक ही लग रहा है। ये वाला √3/2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 8/y। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो y ऊपर आ जाएगा, ये 2 8 से मल्टीप्लाई होगी 16, √3 नीचे, तो ऐसा कुछ, और रैशनलाइज करोगे तो मेरे ख्याल में 16√3/3। एंड टोटल हाइट अगर आपको चाहिए तो वो क्या होगा आपके लिए, x + y, और वो कितना हो जाएगा बताओ। तो इसको भी रैशनलाइज करके छोड़ देता हूं, यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, 8√3/3। सो इट विल बी 8√3/3 प्लस 16√3/3 इज इक्वल्स टू, दोनों जोड़ के मेरे ख्याल में 24√3/3, और काटोगे तो शायद ये 8 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली 8√3 ये आंसर होना चाहिए। थर्ड प्रॉब्लम देखो, पढ़ लो, पढ़ के सोच लो एक बार, फिर बात करते हैं। देखो 3 देखो, तो 3 में कह रहा है आप लोगों को कि फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री, अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। नए पेज पे ले लेता हूँ, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ सिचुएशन है, देखो सोचना थोड़ा ध्यान से। इस टाइप में मान लो कि ये A B और इस पॉइंट को मैं P कह देता हूँ, ये पॉइंट का नाम तो बोला हुआ ना शायद, पॉइंट P। तो ये P है, ये आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट कितना बताया हुआ आपको, 10 मीटर, तो ये वाला पार्ट मेरे ख्याल में 10। बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोला हुआ है, 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30। और फिर आपसे कह रहा है कि इसी बिल्डिंग के ऊपर एक कोई ना कोई फ्लैग स्टाफ लगाया, मतलब एक झंडा लगाया हुआ इस तरीके से, और झंडे का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोला हुआ, सेम पॉइंट से 45 डिग्री।
मेरे ख्याल में ये कंप्लीट एंगल आपके लिए कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इसको कुछ और पॉइंट कह देते हैं सी। ठीक है यहाँ तक सब कुछ। और हमसे दो चीज पूछा हुआ है, एक तो ये पूछा हुआ है कि फ्लैग स्टाफ कितना लंबा है, दूसरा पूछा हुआ है कि ग्राउंड से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना। ठीक है, तो इसको हम एक बार के लिए x मान लेते हैं और इसको हम एक बार के लिए y मान लेते हैं। चलेगा यहाँ तक। अब पहले हम अटैक करेंगे ट्राइंगल ए बी पी पे। ठीक है ना। अब इसके अंदर में, हाँ इसके अंदर में आप सोचो कि 30 डिग्री कॉन्टेक्स्ट में ये किसके तरह बिहेव करेगा आपके लिए, बेस, और ये ऑपोजिट वाला किसके तरह बिहेव करेगा, परपेंडिकुलर। और बेस और परपेंडिकुलर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कौन से ट्रिग्नोमेट्री से आता है, tan से आता है। तो क्या कर सकते हो बताओ, tan ऑफ क्या 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना, मेरे ख्याल में 10 डिवाइडेड बाई y, सीधा लिख देते हैं। tan 30 का आंसर 1/√3 दिस इज इक्वल्स टू 10/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे y इज इक्वल्स टू कितना 10√3। ये हो गया आपके पहले पार्ट का आंसर। फिर CA को ढूंढने के लिए या x को ढूंढने के लिए आपको ट्राइंगल चेंज करना पड़ेगा। इस बार आपको जाना पड़ेगा ट्राइंगल BCP पे। इसमें भी आप देखो कि एक तो ये y है जिसको आप इन्वॉल्व करोगे थोड़ा सा, और दूसरा ये वाला x है जो इस एंगल के ऑपोजिट वाले पोजीशन पे है। तो कहीं ना कहीं मेरे को फिर से फील आ रहा है कि tan ही यूज करना चाहिए मेरे को, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस को इन्वॉल्व करना है। ठीक है ना। तो फिर से मैं क्या करूंगा बताओ, tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, 45 डिग्री के कॉन्टेक्स्ट में परपेंडिकुलर तो ये पूरा पार्ट होगा, तो सिर्फ x लेना चाहिए कि 10 + x लेना चाहिए हम लोग, 10 + x। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका 10 + x और बेस आपका अभी भी कितना हो जाएगा y। tan 45 का आंसर 1 इज इक्वल्स टू 10 + x और y का आंसर कितना आ रखा है 10√3, तो यहाँ पर 10√3। दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 10√3 इज इक्वल्स टू 10 + x। फाइनली सॉल्व करने पे x इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 10√3 - 10, दोनों में से 10 कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा मेरे ख्याल में √3 - 1, और √3 का देखो वैल्यू दिया हुआ है इसमें शायद, तो सॉल्व और करना होगा आपको। 10 इंटू मेरे ख्याल में 1.732 - 1, सो 10 इंटू ये हो जाएगा 0.732, मल्टीप्लाई करने पे 7.32 मीटर, ये हो जाएगा आपके x का आंसर। तो अल्टीमेटली पॉइंट, अच्छा इसमें भी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं फिर, 10 इंटू 1.732, सो अल्टीमेटली ये हो जाएगा आपके लिए 17.32 मीटर। ठीक है, तो अल्टीमेटली पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड वो हो गया 17.32 मीटर्स और फ्लैग स्टाफ का हाइट हो गया आपके लिए 7.32 मीटर्स। चलें आगे। नेक्स्ट देखो 4 नंबर, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन's altitude is 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब इसमें मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्लास में जब किया था तब समझाया था पूरा का पूरा। तो बेसिकली यही है कि सन का जो ऑल्टीट्यूड है वो बेसिकली सन का एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन दो दिया हुआ आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री। कॉमन सेंस से हम जानते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन जितना ज्यादा शेडो का हाइट उतना छोटा या बड़ा, छोटा, क्योंकि 12 बजे सन वर्टिकली ओवरहेड होता है और उस टाइम पर शेडो का लेंथ ऑलमोस्ट 0 होता है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि 90 डिग्री जो है वो मैक्सिमम एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जितना ज्यादा आपका शेडो का जो लेंथ है वो उतना छोटा। तो यानी कि 30 डिग्री के टाइम पर ज्यादा लंबा बनेगा शेडो और 60 डिग्री के टाइम पर शेडो थोड़ा सा छोटा बनेगा। तो फोटोग्राफ हम कुछ इस टाइप का बना सकते हैं। देखो मान लो कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर सपोज करो कि कोई बिल्डिंग है इस टाइप से, और इसका दो एंगल ऑफ एलिवेशन टाइप डिजाइन कर लो, एक ऐसा और एक ऐसा। पिंक वाला जो है वो कितने एंगल पे होना चाहिए 60, और ये वाला कितने पे होना चाहिए 30। पिंक वाले के टाइम पर शेडो इतना लंबा है और ग्रीन वाले के टाइम पर शेडो इतना लंबा है। ठीक है, थोड़ा नाम वाम दे देता हूं, और अब आप थोड़ा सोच के मुझे बताओ कि वैल्यूज किसको कितना देना चाहिए। CD इक्वल्स टू 40, क्योंकि हमको बोल रहा है कि 30 मीटर मतलब 30 डिग्री के टाइम पर जो शेडो है वो 60 डिग्री के टाइम के शेडो से 40 मीटर ज्यादा लंबा है। तो CD का वैल्यू ऑब्वियसली क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर 40, और इसका नहीं पता तो एक बार x मान लो, और बिल्डिंग के हाइट को एक बार के लिए y मान लो। चलेगा यहाँ तक। अब इसके बाद में दो ट्राइंगल है तो दो बार ट्रिग्नोमेट्री। एक बार मान लो कि ABC पे फोकस कर रहे तो क्या हो जाएगा बताओ, tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में y डिवाइडेड बाई x, इसका वैल्यू √3 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे y इज इक्वल्स टू √3x।
इक्वेशन नंबर 1। अभी दूसरे ट्राइंगल पे, ट्राइंगल एबीडी पे फोकस करना चाहिए हम लोग को। तो ट्राइंगल एबीडी, इसमें वापस से मेरे ख्याल में आप लगा लो tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई x होना चाहिए कि x प्लस 40 होना चाहिए। एबीडी ट्राइंगल को जब आप देखोगे तो बेस तो पूरा लंबा वाला है ना आपका, तो क्या हो जाएगा बताओ, x प्लस 40, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, y का आंसर √3x, और नीचे है आपके पास में x प्लस 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस 40 इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 3x। सो 40 इज इक्वल्स टू कितना 2x, और यहाँ से x इक्वल्स टू कितना 20, और यहीं पे आप लिख सकते हो y इक्वल्स टू 20√3। हालांकि चाहिए था कि नहीं चाहिए था पता नहीं, पढ़ के देखते हैं एक बार। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो मेरे ख्याल में x नहीं चाहिए था हम लोग को अल्टीमेटली y ही चाहिए, ठीक है। तो हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 मीटर। और इस क्वेश्चन में जैसा कि हम देख सकते हैं कि √3 का वैल्यू हमको दिया हुआ नहीं है, तो वी कैन लीव द आंसर हियर। लेकिन अगर वो मेंशन किया हुआ रहता तो आपको फर्दर थोड़ा सा और सॉल्व करना होगा, ठीक है। 5 नंबर वाला देखो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर इतना एंड इतना, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, ठीक है। एक कॉमन सेंस का बात, दो चीज है इसमें, एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है और एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। आपके हिसाब से, इस लैंग्वेज के हिसाब से किसको ज्यादा लंबा होना चाहिए? सोचो, थोड़ा ध्यान से सोचो, लैंग्वेज पढ़ो। ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर, अच्छा नहीं मैं ही गलत सोच रहा था, ठीक है सही सोच रहा आप, दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन ही दिया हुआ आपको, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। तो दोनों अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ऑब्वियसली मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग को फिर थोड़ा सा और लंबा रहना पड़ेगा, और उसके छत पे जब हम लोग खड़े रहेंगे तो हमको 8 मीटर टॉल बिल्डिंग का टॉप भी एंगल ऑफ डिप्रेशन पे ही दिखाई देगा और बॉटम भी एंगल ऑफ डिप्रेशन पे ही दिखाई देगा। लेकिन सपोज करो कि यहीं पर कुछ लैंग्वेज अगर ऐसा होता कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग इज समथिंग लेट्स से 60 डिग्री 30 डिग्री कुछ वैसा, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ वैसा, तो उस केस में मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग को क्या होना पड़ता, छोटा होना पड़ता। क्योंकि मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के छत पर जब आप खड़े हैं और 8 मीटर टॉल के टॉप का अगर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ आपको, तो उसको ऊंचा होना पड़ेगा, और अगर टॉप और बॉटम दोनों का डिप्रेशन दिया हुआ मतलब उसको क्या होना पड़ेगा, नीचा होना पड़ेगा। तो आपका जो फोटो है मेरे ख्याल में ऐसा कुछ होना चाहिए, ये शायद से ग्राउंड, ये हो गया आपका मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, ठीक है, और ये हो गया आपका 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, और फिर इसके टॉप से जब आप देखिएगा ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन पे ही दिखाई पड़ेगा, और ये वाला भी कुछ ना कुछ एंगल ऑफ डिप्रेशन पे ही दिखाई पड़ना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट है तो बीच में 1-2 लाइन और ड्रॉ करेंगे, ये वाला सपोज करो और ये वाला सपोज करो, ठीक है। देखना यहाँ पे, ये मान लो कि ए बी सी डी, एक बार तो इनको, फिर इसको मान लो कि ई, और ऊपर वाला नहीं होने से भी चलेगा। ये जो है ये क्या है बताओ, ये है हॉराइजॉन्टल, ठीक है, मतलब ग्राउंड से पैरेलल एक लाइन, ठीक। फिर उसके कंपैरिजन में एंगल ऑफ डिप्रेशन आप मेजर करोगे यहाँ पे या मार्क करोगे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको बोला हुआ है द टॉप एंड द बॉटम इज 30 एंड 45, यानी कि ये एंगल कितना होगा आपके लिए 30 डिग्री, और ये जो बड़ा एंगल है ये कितना हो जाएगा आपके लिए 45 डिग्री। फिर सिंस हॉराइजॉन्टल वाला चीज जो है वो ग्राउंड से हमेशा क्या रहता है, पैरेलल, तो ऑल्टरनेट एंगल की आइडिया से अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो मैं इमीडिएटली इस एंगल को कितना बोल सकता हूँ 30 डिग्री, ठीक है। और ये कंप्लीट एंगल अगर मेरे लिए 45 डिग्री है तो इस एंगल को मैं कितना बोल सकता हूँ 45 डिग्री, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट, ठीक है। फिर ये जो CD है इसका हाइट आपको बताया हुआ है कि ये एग्जैक्टली 8 मीटर हो, तो रेक्टेंगल होने की वजह से, क्योंकि ये 90 था, ये 90 था, ये 90 था, ये भी 90 था, तो वो पार्ट अगर 8 है तो बीच से लेके ये वाला पार्ट भी कितना रहेगा आपके लिए 8 रहेगा, ठीक है। और आपको पूछा हुआ है कि इस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग का ओवरऑल हाइट कितना होगा, तो उसके लिए आपको एक तो मेरे ख्याल में ए ही निकालना पड़ेगा, उसको आप x मान सकते हो, और आपको दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस पूछा है तो इसको आप थोड़ी देर के लिए y मान सकते हो, प्लस ये वाले को अगर y माना है तो इमीडिएटली हम ये जो ED वाला पार्ट है इसको भी क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल होने की वजह से y, ठीक है। तो ऐसा कुछ घटिया सा डायग्राम आपका बन जाएगा। इसके अंदर से आपका टारगेट है y ढूंढना, x ढूंढना, और लास्ट में बिल्डिंग का टोटल हाइट कितना होगा 8 + x, और डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स या टू बिल्डिंग्स कितना हो जाएगा डायरेक्टली y, ठीक है मेरे ख्याल।
दो ट्राइंगल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आपको, एक ट्राइंगल कौन सा, AED। अब इसके अंदर मैं क्या लगाओगे बोलो, तो ये आपका एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाला बेस होगा और ये वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, नहीं सॉरी परपेंडिकुलर। तो लगाना तो आपको चाहिए मेरे ख्याल में 10, सो 10 ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना, x अपॉन वाई। 10 30 का आंसर 1/√3 इज इक्वल्स टू x बाई वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, √3x। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब ट्राइंगल चेंज करना चाहिए आपको, और इस बार वाले ट्राइंगल का नाम होगा ABC मेरे ख्याल में, ठीक है। और ABC में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस 45 के रेस्पेक्ट में ये कौन है आपका बेस, और 45 के ऊपर वाले में या ऑपोजिट वाले में आप देख सकते हैं कि x और 8 इन्वॉल्व है, तो परपेंडिकुलर इन्वॉल्व हो रहा है और कौन इन्वॉल्व हो रहा है, बेस। तो फिर से लगाना क्या चाहिए आपको, 10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सोचो, 10 ऑफ 45 इज इक्वल्स टू x प्लस 8 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि y। 10 45 का आंसर 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 8 बाई y, और रिप्लेस करोगे तो y की जगह पर यू कैन राइट √3x। सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ सीधा, y इज इक्वल्स टू x प्लस 8 और y का मतलब √3x इज इक्वल्स टू x प्लस 8। x को यहाँ ले आओ तो क्या हो जाएगा बताओ, √3x माइनस x इक्वल्स टू 8। दिस इम्प्लाइज x कॉमन √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 8, यहाँ से x इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। रैशनलाइज करोगे तो 8 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 2, कट के आ जाएगा 4, सो 4 टाइम्स ऑफ √3 प्लस, ये हो गया आपकी x का वैल्यूशन, ठीक है। हालांकि x पे हमको रुकना नहीं है, हमको तो y भी चाहिए होगा, तो y का आंसर क्या हो जाएगा, √3x था, तो √3 इंटू 4 इंटू √3 प्लस 1। सिंप्लीफाई करोगे तो √3 को अंदर ही ले चलो, 4 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 प्लस √3, ये आपका आंसर है, ठीक है। एक लास्ट लाइन इसमें अटैच करेंगे, लिखना देयरफॉर हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग इज इक्वल्स टू, वो हमारे लिए था 8 प्लस एक्स, तो 8 प्लस एक्स, जहां पे x का आंसर है ये वाला 8 प्लस 4 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1, 4 को अंदर ले चलो तो 8 प्लस 4 √3 प्लस 4 दिस इज इक्वल्स मेरे ख्याल में 12 प्लस 4 √3। 4 चाहो तो दोनों में से कॉमन ले सकते हो, 3 प्लस √3, एंड डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स इज इक्वल्स टू y, और y का आंसर आया था सेम 4 टाइम्स ऑफ 3 प्लस √3, और यूनिट दोनों में मीटर मीटर लगा। देखो नंबर 6 में क्या था, from a point on a bridge across a river, the angle of depression on the banks on the opposite side of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the banks, find the width of the river. अब इसको करने का तरीका क्या होगा, देखो सपोज करो कि ये येलो कलर का आपका रिवर है, ठीक है, मतलब पानी ऐसे बोर्ड से बाहर की तरफ बह रहा है, ठीक है ना, तो इतना विड्थ होगा इसका। येलो के इस लेफ्ट कॉर्नर पे क्या होगा, सॉइल होगा, जमीन होगा, और येलो के राइट कॉर्नर पे भी क्या होगा, सॉइल होगा, और ये जो लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर है वही बेसिकली क्या हो गया, आपके बैंक हो गए। क्लियर मेरे ख्याल में। और रिवर जो है वो ऐसे नहीं फ्लो कर रहा है, रिवर कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है। क्लियर मेरे ख्याल। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इस रिवर से 3 मीटर ऊंचे पॉइंट पे, 3 मीटर हाइट बोला हुआ आपको, 3 मीटर हाइट पे एक ब्रिज बनाया गया है, और जिस ब्रिज पे खड़ा होके कोई भी अगर मान लो कि इस रिवर के बैंक्स को देखेगा ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ बताया हुआ है, ठीक है। देखो ऐसा कुछ सिचुएशन, इसमें ये ऊपर का पॉइंट जो ब्रिज का पॉइंट है, और यहाँ से आपको कह रहा है कि इस बैंक की तरफ जब आप देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका मान लो कि 30 डिग्री होगा, इसकी तरफ देखोगे तो 45 डिग्री होगा, और ये जो हाइट है ब्रिज का वो खुद कितना दिया आपको, 3 मीटर दिया। ऐसा कुछ सिचुएशन, और आपसे पूछा है कि इस सिचुएशन में विड्थ ऑफ द रिवर कितना होगा, यानी कि ये जो येलो पोर्शन है इसका विड्थ कितना होना चाहिए, आपसे पूछा। अब मेरे ख्याल में एक काम ये कर सकते हैं कि अगर ये 45 है
व्हाइट वाला हॉरिजॉन्टल है तो ग्राउंड से पैरेलल ही होना चाहिए, तो ये 45, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 45 बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, और ये वाला हो जाएगा मेरे ख्याल में 30 बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। फिर आप क्या करें, इसको जैसे ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया और इसको डी बोल दिया, तो बी से लेके सी तक के पार्ट को कुछ मान लो एक्स, सी से लेके डी तक के पार्ट को कुछ मान लो वाई। ठीक है मेरे ख्याल में। अब इसके अलावा आप करें कि एक बार एक्स ढूंढ लीजिए और एक बार वाई ढूंढ लीजिए और उसके अंदर बस दोनों को ऐड कर दीजिए। अब एक्स ढूंढने के लिए आप एक ट्राइंगल पे अटैक कर सकते हो, मेरे ख्याल में ट्राइंगल ABC। ठीक है, इस पे अटैक करोगे मुझे लगता है कि tan ऑफ 45 शुड बी इक्वल्स टू कितना 3 डिवाइडेड बाई x। 45 का वैल्यू 1, तो 3/x क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 3 मीटर। सिमिलरली ट्राइंगल स्विच करने पे इफ यू टेक ट्राइंगल ACD तो उस केस में होगा मेरे ख्याल में tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई y। tan 30 का आंसर मेरे ख्याल में 1/√3 इज इक्वल्स 3/y। y को क्रॉस मल्टीप्लाई, y का आंसर 3√3 मीटर। एंड ओवरऑल जो विड्थ पूछा गया था हम लोगों से वो हो जाएगा x प्लस वाई 3 प्लस 3√3 दैट इज इक्वल्स टू 3 कॉमन 1 प्लस √3 ऐसा। ठीक है, चले आगे। 7 नंबर देखो, 7 नंबर में बोला हुआ है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट इज 45 डिग्री। इस टाइम पर कैसा सिचुएशन होगा बोलो, कौन लंबा होगा ज्यादा, कौन ज्यादा लंबा होगा, बिल्डिंग या केबल टावर? 7 मीटर वाला छोटा होगा, केबल टावर जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो ही एंगल ऑफ एलिवेशन का बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में डायग्राम जो है आप लोगों का वो शायद से ऐसा होना चाहिए, ये हो गया आपका ग्राउंड, ये हो गया आपका 7 मीटर का बिल्डिंग और इसके सामने बड़ा सा कुछ एक केबल टावर। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ये सब का यदि बात करें तो हमको बोला हुआ है कि यहाँ से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा कुछ ना कुछ और इसके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होगा कुछ ना कुछ। एक हमको हॉरिजॉन्टल भी बना के रख लेना चाहिए यहाँ पे ऐसा। ठीक है, अगर मैं एक बार नाम दे दूं ABCD और लेट से E, तो थोड़ा सा डेटा बताओ तो कौन सा पार्ट को क्या बोल सकते हो? AB को मेरे ख्याल में 7, AB के चक्कर में DC भी 7, वेरी गुड। और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ आपको 60 डिग्री, तो ये एंगल 60 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ 45 डिग्री। ठीक है मेरे ख्याल चलेगा। और क्या क्या पूछा हुआ आपसे, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो बेसिकली आपको DE चाहिए वो मिल जाएगा तो हाइट ऑफ द टावर मिल जाएगा। लेकिन सिंस 2 ट्राइंगल इन्वॉल्व है तो कॉमन साइड को हमको कुछ ना कुछ एक बार मानना ही पड़ेगा, तो हमें काम करते हैं कि BC को मान लेते हैं कितना y। ठीक है, तो AD भी y हो जाएगा, करेक्ट। चलो तो सबसे पहले ट्राइंगल ADE पे फोकस करते हैं। ट्राइंगल ADE में क्या होगा बताओ, tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में x डिवाइडेड बाय y। दिस इम्प्लाइज tan 60 का आंसर √3, तो √3 इज इक्वल्स टू x अपॉन y, यहाँ से x इज इक्वल्स टू √3, ये हो गया इक्वेशन नंबर। फिर इसके बाद में ट्राइंगल स्विच करेंगे, मान लो कि ट्राइंगल ADC पे आ जाते हैं। अच्छा ADC में बस एक चीज का थोड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट लोग को, वो क्लियर कर देता हूँ। 45 के कॉन्टेक्स्ट में y को क्या मानोगे आप अपना, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस के 45 के रिस्पेक्ट में y वाले पार्ट को क्या मानना चाहिए, बेस मानना चाहिए, और 7 को क्या मानना चाहिए परपेंडिकुलर। ठीक, 7 वाला बेस ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर। तो tan ऑफ मेरे ख्याल में 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय y, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 1 इक्वल्स टू 7 बाय y, यहाँ से y इक्वल्स टू आ जाना चाहिए 7, और अल्टीमेटली ये जो 7 है ये आप इक्वेशन 1 में यूज कर लो, तो x इक्वल्स टू √3 इंटू 7, ये x इक्वल्स टू 7√3 एंड देयरफॉर हाइट इज इक्वल्स टू कितना x प्लस 7 दैट इज इक्वल्स टू 7√3 प्लस 7, 7 को ले लो कॉमन, अंदर बचेगा √3 प्लस, ये आंसर है मीटर। डन। ठीक है, 8 पे मूव कर रहे हैं। 8 देखो आपके NCERT का ही फेमस क्वेश्चन है, तो 8 को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं, करा भी देता हूं।
देखो 8 में देखो क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। इसका मीनिंग क्या है, मैं एक एक करके बना देता हूं आप लोग के लिए। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट हाईवे मतलब ऐसा कोई हाईवे है, एंड इट लीड्स टू अ फुट ऑफ द टावर का मतलब है कि यहाँ कोई टावर है इस टाइप से, और हाईवे जो है वो उसके फुट के पास जाके मिल रहा है उससे। आगे ये कह रहा है कि अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि आदमी आपका यहाँ खड़ा है, ठीक है ना, ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, मतलब वो किसी गाड़ी को देख रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको बताया हुआ, तो इस टाइप का कोई एक सिचुएशन होगा। मानो कि गाड़ी शुरू शुरू में यहाँ पे है और यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन को मार्क करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल भी चाहिए होगा। एक बार ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका आपको बताया हुआ 30 डिग्री। आगे कह रहा है ये which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 डिग्री। मतलब गाड़ी ऑब्वियसली थोड़ा पास पहुंच गया होगा, उसके चक्कर में एंगल ऑफ डिप्रेशन अब चेंज होके 30 से कितना हो गया 60, ठीक है। और यहां से यहां जाने में डिस्टेंस तो नहीं बताया कितना लगा, आपको बोला कि टाइम लगा है 6 सेकंड, ठीक है। आगे बोल रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मान लो कि यहां से लेके यहां पहुंचने का टाइम पूछ रहा है, तो अब एक बार मन में मान लो कि t सेकेंड्स हो, ठीक है। तो ओवरऑल इतना इंफॉर्मेशन है जो आपको पहले से दिया हो, ठीक है। नामकरण अगर मैं करूं तो मान लो कि ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया और ये D पॉइंट हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने के लिए तो देखो क्या है, हमको लेंथ या फिर डिस्टेंस का जरूरत होता है, ठीक है ना। टाइम के हेल्प से हम कभी भी लेंथ को रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते, लेंथ को क्या चीज से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, डिस्टेंस के हेल्प से। तो टाइम वाले चीज का आप डायरेक्टली यूज नहीं कर पाओगे। तो टाइम वाले चीज को यूज कर पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कि इसमें बोला हुआ है ना कि द कार इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो उस यूनिफॉर्म स्पीड को कुछ एक बार एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो कि वो जो यूनिफॉर्म स्पीड है, ऊपर लिख देता हूं, आप चाहो तो एक लाइन लिख लो, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी। अभी यहां पर टाइम सेकंड्स में दिया हुआ है, इसीलिए मैं भी इसको x मीटर पर सेकंड मानूंगा। ये लाइन लिख लो आप, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी x मीटर पर सेकंड। चलेगा यहां तक। अब एक कॉमन सेंस वाला बात, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था, डिस्टेंस बाय टाइम। यहां से डिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका स्पीड तो आपने मान लिया x और यहां पर टाइम आपने खर्चा किया 6 सेकंड, तो यहां पर आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हो, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इज x एंड टाइम इज 6, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 6x, ठीक है। यानी कि ए बी लेंथ का जो वैल्यू है दैट वी कैन कंसीडर टू बी 6x। ये समझ में आया। सिमिलरली बी से लेके सी तक, यानी कि इस पॉइंट से लेके फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा आपको, t सेकंड, ठीक है। और स्पीड आपका कितना था x, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज x, टाइम इज t, तो x इनटू t। तो यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, xt या फिर tx। देखो ये पार्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। इसके बाद में बस वही ढंग से सोच के दो बार ट्रिग्नोमेट्री लगाना है, आंसर आपका आ जाएगा। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात कि एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड कुछ कर तो पाओगे नहीं, तो इसको इमीडिएटली ऑल्टरनेट एंगल के आइडिया से नीचे पहले अंदर के ट्राइंगल में ले आओ। तो ये एंगल अगर 30 डिग्री तो ऑल्टरनेट एंगल के आइडिया से ये भी 30 डिग्री, ये अगर 60 डिग्री तो ऑल्टरनेट एंगल के आइडिया से ये वाला भी 60 डिग्री, ठीक है मेरे ख्याल में। अब एक बार ट्राइंगल ACD पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है। सोचो तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक लगना चाहिए इसमें, ACD के अंदर 10 ही लगना चाहिए मेरे ख्याल में। अच्छा एक और चीज कि DC का वैसे पता नहीं जरूरत पड़ेगा कि नहीं, एक बार इसको Y मान लेते हैं ऐसे हेल्प के लिए। तो ACD के अंदर में क्या लगेगा, देखो tan ऑफ मेरे ख्याल में 30 डिग्री इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई कितना 6x प्लस tx, ठीक है। सो दिस एम्प्लाइज इसका वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई, चाहो तो x को कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा बताओ 6 प्लस t, ठीक है। और यहां से y का आंसर कितना आ जाएगा, ये चीज ऊपर आ जाएगा x इंटू 6 प्लस t डिवाइडेड बाई मेरे ख्याल में √3, ये आ गया आपकी y का आंसर, ठीक है। यहां तक सब कुछ। नेक्स्ट देखो हम ट्राइंगल स्विच करेंगे अब।
और इस बार हम ACD से मूव ऑन करके चले जाएंगे BCD, ठीक है। तो BCD में वापस से वही tan लगाना है आप, तो tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस होना चाहिए, इस पार्ट को हमने y माना है, तो y डिवाइडेड बाई रहेगा मेरे ख्याल में क्या tx, tan 60 डिग्री का आंसर √3 इज इक्वल्स टू। अब आप सोचो कि हाइट ऑफ द टावर आपसे पूछा है कि नहीं पूछा अभी के लिए, क्वेश्चन में देखो मेरे ख्याल में हाइट ऑफ द टावर तो नहीं पूछा होगा, तो y आपको अभी तो नहीं चाहिए, तो y का आपका जो भी ये एक्सप्रेशन आ रखा है इसको रिप्लेस कर y की जगह, ठीक है। तो क्या होगा देखो, ये एक काम और भी कर सकते हो थोड़ा और उससे इजी फील होगा, छोड़ो y को रिप्लेस मत करो, y डिवाइडेड बाई एक बार इसको tx रहने दो और यहां से काम करो फिर से y का वैल्यू निकालो, क्या आएगा बताओ, y इज इक्वल्स टू √3 इंटू टी इंटू एक्स, चलेगा। इसको मार्क कर लो आप इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा और इजी कर देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 में y का वैल्यू ये वाला आ रखा है और इक्वेशन नंबर 2 में y का वैल्यू ये वाला आ रखा है, दोनों y तो सेम टू सेम ही, तो दोनों आंसर अपने आप में क्या होना चाहिए, इक्वल। तो आप 1 और 2 से ये कह सकते हो कि 1 एंड 2 इम्प्लाइज 1 में था ये एक्सप्रेशन, सो x इंटू 6 प्लस टी अपॉन मेरे ख्याल में इट वॉज √3 इज इक्वल्स टू 2 में था शायद √3 टी और x, √3 इंटू टी इंटू एक्स, दोनों साइड से मुझे लगता है कि x कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाइड है, और √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 6 प्लस टी इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3 3 और ये t हो जाएगा, फिर t को वहां ले चलो 6 इक्वल्स टू 2t और यहाँ से t इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 3 सेकेंड्स, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर में देखो दो बात हो सकता है जो पूछा जा सकता है, आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा उसके लिए। एक तो जैसे इसका लैंग्वेज अगर मैं पढ़ूं ना तो ये मेरे से पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। फ्रॉम दिस पॉइंट मतलब 6 सेकंड वो ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है और यहाँ से मान लो कि उसको फुट तक जाना है, तो इस केस में आंसर आपका कितना हो जाएगा 3 सेकंड। लेकिन क्वेश्चन में अगर लैंग्वेज ऐसा होता कि उसको मतलब क्या कि पूरा ही डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा ये अगर पूछा जाता आपसे तो आपका आंसर होता 9 सेकंड। तो उसको लेके थोड़ा सा केयरफुल रहना, और केयरफुल अगर आपको लग रहा है कि लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है तो भी मैं आपको एक डिप्लोमेटिक आंसर बता रहा हूँ जिसमें आपका आंसर राइट ही होगा पक्का। सब कुछ करने के बाद में आप 2 लाइन ऐसा अटैच कर दो कि टाइम टेकन बाय द कार टू रीच सी फ्रॉम बी इक्वल्स टू 3 सेकंड एंड टाइम टेकन बाय द कार टू रीच सी फ्रॉम ए इक्वल्स टू 9 सेकंड, दोनों बात लिख दो तो जो भी पूछा अपने आप ही आंसर हो गया। बी से सी पहुंचने के लिए डी था ना, टी का आंसर हमारा कितना आया 3, तो बी से सी पहुंचने के लिए 3 सेकंड लगा और ए से सी पहुंचने के लिए 6 प्लस टी, तो ऑटोमेटिकली 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो लास्ट में लिख लो, ये दोनों लाइन में लिखवा देता हूं। टाइम टेकन बाय द कार टू रीच सी फ्रॉम बी, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच सी फ्रॉम बी इक्वल्स टू 3 seconds, टू रीच सी फ्रॉम बी equals to 3 seconds, and time taken by the car to reach C from A is equals to 9 seconds, ठीक है। चलें आगे, इसको देखो। As observed from a top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 and 45 degree. और depression बताया हुआ आपको, if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, ये बात भी important है, find the distance between the two ships। तो I think ऐसा कुछ situation है कि ये हो गया आपका लाइट हाउस, फिर ये हो गया आपका समंदर, इसमें आप देख रहे हैं 2 नाव को, एक ऐसा ले लो और एक ऐसा ले लो, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए होगा तो वो आप ऐसा ले लो। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिया हुआ है 30 और 45, तो दूर वाले का कम होगा 30 डिग्री, पास वाले का ज़्यादा होगा 45 डिग्री, ठीक है। एक शेप आपका मान लो कि मैं कह दूँ इसको ए बी सी और इसको डी, ठीक है। अभी देखो तो कौन से डेटा को कहाँ फिट कर सकते हो। लाइट हाउस का हाइट मेरे ख्याल में दिया हुआ आपको 75, तो ये 75 हो जाएगा शायद, ठीक है। और पूछा हुआ क्या है अल्टीमेटली आपसे, क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से सोचो, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स,
तो BC पूछा हुआ आपसे, इसको आप एक बार के लिए मान लो x, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री खेलने के लिए AB को भी कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा एक बार, तो कि y मान लेते हैं, ठीक है मेरे ख्याल में। पर लाइट हाउस जो बना रखेंगे हम लोग, तो वो ग्राउंड से कितना एंगल पे होगा, 90 डिग्री। बाकी फिर ऑल्टरनेट एंगल के आइडिया से 30 कैन बी रेप्लिकेटेड हियर एंड 45 कैन बी रेप्लिकेटेड हियर। चलो अब जल्दी से बताओ, अगर मैं ट्राइंगल ABD यूज करूं तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री लगाना चाहिए, बोलो। ABD पे लगाना चाहिए हमको 10, तो क्या मिलेगा बताओ, tan ऑफ 45 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 75 बाई y। tan 45 का आंसर 1, 75 बाई y, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे y इज इक्वल्स टू 75 मीटर, ठीक है। और y हालांकि हमको चाहिए नहीं था, तो अब ट्राइंगल स्विच करना होगा। नाउ इट विल बी ट्राइंगल ACD या ADC, व्हाटएवर यू से। और फिर से लगाना क्या चाहिए, यहाँ पर भी 10 ही लगाना चाहिए शायद। तो tan 30 इज इक्वल्स टू 75 डिवाइडेड बाई क्या लूँ, एक्स वाई की एक्स प्लस वाई, तो यहाँ आ जाएगा मेरे ख्याल में एक्स प्लस वाई। tan 30 का आंसर 1/√3, 75 अपॉन में एक्स प्लस वाई ना, तो y ऑलरेडी आपका कितना आ रखा है 75, तो यहाँ पर 75 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 75 प्लस एक्स इक्वल्स टू 75√3, 75 को वहां ले जाओ तो x इक्वल्स टू 75√3 माइनस 75, सो x इक्वल्स टू 75 टाइम्स ऑफ √3 माइनस, ठीक है। वैल्यू तो दिया नहीं है शायद, इतने पे छोड़ देंगे हम, ठीक है। देखो 10 नंबर देखो फिर, a person walking 45 meters towards a tower in a horizontal line through its base observes that the angle of elevation at the top of the tower changes from 45 to 60 degree, find the height of the tower। I think exactly ऐसा ही डायग्राम होगा, बस थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो बना देता हूँ इसको भी। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ ग्राउंड है जिसके ऊपर कोई एक ऐसा सा टावर है और एक इंसान है जो टावर के टॉप को देख रहा है बार बार। एक बार वो शुरू में देख रहा है तो उसको शायद 45 डिग्री पे दिखाई दे रहा है, फिर 45 मीटर्स वो आगे चल रहा है, हाँ 45 मीटर्स वो आगे चल रहा है और आगे चल के फिर से टॉप को ही देख रहा है। इस बार उसको टॉप दिखाई दे रहा है 60 डिग्री पे, और आगे वो कितना चला है 45 मीटर। इस सिचुएशन में आपसे पूछ रहा है कि बिल्डिंग का हाइट कितना हो। अगर मैं इसको A, B, C और D बोलूँ, इसको एक बार के लिए x मान लेता हूँ और इस पार्ट को भी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तो एक बार y मान लो। लेकिन आपका अल्टीमेट एम इस क्वेश्चन के हिसाब से किसको ढूंढना है, x को ढूंढना, ठीक है। बताओ पहले कौन सा ट्राइंगल, BCD ले लेता हूँ। BCD ट्राइंगल में देखो क्या होगा, मेरे ख्याल में tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना, x डिवाइडेड बाई y। tan 60 का आंसर आई थिंक √3, सो x अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल्स टू √3 y आ जाना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1। ट्राइंगल चेंज करोगे तो अब आ जाएगा मेरे ख्याल में ACD होना चाहिए इस बार, और ACD के अंदर में अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल में क्या आएगा, सोचो tan ऑफ 45 इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 45 प्लस y होना चाहिए, क्योंकि इस बार पूरे पार्ट को ही आपको अपना बेस मानना होगा। सो 1 इक्वल्स टू x अपॉन y का आंसर शायद आ रखा है √3y, अच्छा नहीं x का आंसर आ रखा है, ठीक है। चलो x पे रिप्लेस करो, x के जगह पर √3y अपॉन में आई थिंक 45 प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 45 प्लस y is equals to √3y, 45 is equals to √3y minus y, this implies 45 is equals to I think y common √3 minus 1। यहाँ से सॉल्व करोगे y is equals to 45 अपॉन √3 minus 1, so y is equals to रैशनलाइज करने पे 45 इंटू √3 प्लस 1 और रैशनलाइज करके 2 आ जाएगा शायद, क्या तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। हालांकि y हमको चाहिए नहीं था, चाहिए हमको क्या था x का आंसर होगा ये वाला, देयरफॉर x इक्वल्स टू
√3 टाइम्स ऑफ वाई, सो √3 टाइम्स ऑफ, वैल्यू डालो वाई का 45 इंटू √3 + 1 अपॉन 2, √3 को बिल्कुल अंदर ले चलो तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 45, √3 इंटू √3 3, √3 इंटू 1 प्लस √3 और अपॉन में मेरे ख्याल में 2, यहाँ छोड़ सकते हो क्योंकि √3 कोई वैल्यू दिया हुआ तो है नहीं शायद, ठीक है, ये आंसर होना चाहिए फाइनल। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, the angle of elevation of a jet fighter from a point on the ground is 60 degree. After a flight of 10 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. If the jet is flying at a speed of इतना, find the constant height at which the plane is flying. ठीक है, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ है कि ग्राउंड है, ग्राउंड से किसी एक पॉइंट पे आप एक बार देखोगे तो यहाँ कोई फ्लाइट है और ये ग्राउंड से सेम हाइट पे ही ट्रेवल कर रहा है, मतलब इस हाइट पे ही अभी है, आगे जाके भी क्या है कि ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो सही और जाके नए पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन हमको दिखाई पड़ेगा कुछ नया, लेकिन दोनों सिचुएशन में जो ग्राउंड से इसका वर्टिकल डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, इन दोनों को भी ज्वाइन कर देते हैं। ऐसा कुछ मान लो, ठीक है, देखना थोड़ा सोचना अच्छे से कि हो क्या रहा है। एक ऑब्जर्वर है आपका, ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे ए पे, ये यहाँ से मानो कि बी पे किसी एक एरोप्लेन को देखता है, एरोप्लेन ग्राउंड से सेम वर्टिकल हाइट मेंटेन करके आगे की तरफ ट्रेवल करता है एट द स्पीड ऑफ 648 किलोमीटर पर आवर, 648 किलोमीटर पर आवर, ये आपको स्पीड दिया हुआ है इसका। हाँ, और कितने देर के लिए ट्रेवल करता है तो टाइम भी आपको बताया हुआ है 10 सेकेंड्स के, और 10 सेकेंड्स के लिए जब ये ट्रेवल कर लेता है तो शुरू में जब ये इसको देख रहा था तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसको दिख रहा था मेरे ख्याल में कितना, 60 डिग्री पे। 10 सेकेंड्स इस वाली स्पीड पे जब वो ट्रेवल कर लेगा, अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसको कितना दिखाई पड़ेगा, 30 डिग्री। दोनों सिचुएशन में लेकिन क्या है कि ग्राउंड से मानो कि पहले ये 1 किलोमीटर हाइट पे था तो आगे भी जाके ये 1 किलोमीटर हाइट पे ही रहेगा, ये चीज क्वेश्चन में बोला हुआ हम लोग। और इस सिचुएशन में हमसे पूछा है कि एक्चुअली उसका ग्राउंड से हाइट है कितना, ये हम लोगों से पूछा। ठीक है, और देखो और कोई डेटा है जिसको हम लोग डाल सकते हैं, ये हो गया, इतना ही है बस, सी डी मान लो कि ये वाला ई। ठीक है, मेरे ख्याल एक डेटा है जो डायरेक्टली आपको नहीं दिया हुआ, थोड़ा दिमाग लगा के आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। वो डेटा ये है कि स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हो शायद, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन उसमें भी बहुत झमेला है, बहुत झमेला क्यों है, स्पीड आपका है किलोमीटर पर आवर में और टाइम क्या चीज में आपका सेकेंड में, तो दोनों को आपको क्या है कि सेम जगह पे ले जाना पड़ेगा। अभी सेकंड को सपोज करो कि अगर आप मिनट में कन्वर्ट करते हो तो क्या होगा, मेरे ख्याल में 10 डिवाइडेड बाई 60 मिनट। ठीक है, एक जीरो काट लो यानी कि 1/6 मिनट, और इसको अगर आप आवर में कन्वर्ट करते हो तो फर्दर एक बार और 60 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/360 आवर। ये समझ में आ रहा है। और इस कन्वर्जन के बाद में जो है वो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। डिस्टेंस कितना आएगा देखना जरा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यूनिट सबका मैचिंग होना चाहिए, सो इट विल बी 648 इनटू 1 डिवाइडेड बाय 360, और यूनिट आपका इसका हो जाएगा किलोमीटर। समझ में आ रहा है मेरे ख्याल, 5/9 हो रहा है क्या, 5 उल्टा बोल रहा हूँ पक्का ना, 9/5 किलोमीटर। और चाहें तो फ्रैक्शन हटा सकते हैं हम लोग भी, चलो थोड़ा और नीचे स्विच कर लेते हैं, मीटर पे चले जाते हैं। 9/5 अगर आपका ये आया है तो इंटू 1000 करके आप इसको बना सकते हो मीटर, थोड़ा और इजी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरे ख्याल में 200 क्या, और ऑल टुगेदर फिर 1800 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा आपका 1800, और ये अगर 1800 है तो ई से लेके डी तक का भी डिस्टेंस आपके लिए हो जाएगा 1800। ये समझ में आता हो। और हम लोगों से ये वर्टिकल हाइट पूछा हुआ है, इस पार्ट को एक बार के लिए एक्स मान देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट जो है ये भी कितना हो जाएगा आपका एक्स, और इस पोर्शन का भी जरूरत पड़ेगा हम तो इसको मान लेते हैं एक बार के लिए y। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ। अब आपका जो है वो मोटा मोटा समझो कि डेटा हो गया कंप्लीट। अब आपको सॉल्व कर, दो ट्राइंगल बताओ जिसपे ट्रिग्नोमेट्री लगाया जा सकता है।
ए बी ई और दूसरा ए सी टी। चलो पहले ए बी ई पे ट्राई करते हैं। तो ए बी ई में क्या हो जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में tan ऑफ क्या 60 डिग्री इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई वाई। दिस इम्प्लाइज √3 इज इक्वल्स टू x बाई वाई, और यहाँ से x इज इक्वल्स टू आई थिंक √3 टाइम्स ऑफ y। इक्वेशन नंबर ऐसा कुछ चलेगा ये चीज। फिर इसके अंदर ट्राइंगल स्विच करोगे और अब कौन सा ट्राइंगल लोगे, मुझे लगता है कि ए सी डी लेना चाहिए आप। क्या हो जाएगा बताओ, tan ऑफ मेरे ख्याल में 30 इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई वाई प्लस 1800। ठीक है, पिछले बार मेरे पास में x का रिप्लेसमेंट है पड़ा हुआ, तो दिस इम्प्लाइज 1/√3 इज इक्वल्स टू √3 y डिवाइडेड बाई y प्लस 1800। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y प्लस 1800 इज इक्वल्स टू 3y, और यहाँ से y वहाँ स्विच करके 1800 इज इक्वल्स टू 2y, और यहाँ से y इज इक्वल्स टू कितना 900। ठीक है, y हालांकि हमको चाहिए नहीं था, कोई बात नहीं। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज x का आंसर इज √3y, सो x इक्वल्स टू हो जाएगा आपके लिए 900√3 मीटर, ये आपका आंसर। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। बोलो। अच्छा ठीक है, ये डन मेरे ख्याल में सबका। फिर 12 नंबर को देखो। अच्छा यहाँ पर भी फिर से सब लोग एकदम फोकस कंसंट्रेट करके बढ़िया से सुनो, एकदम अच्छा सवाल है। ठीक है, एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉराइजॉन्टली 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। इसका क्या मतलब कि इस बार ये वाला जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना, फोटो सेम सेम बनेगा इसमें भी। ये वर्टिकल डिस्टेंस पिछले बार पूछ रहा था, इस बार इस वर्टिकल डिस्टेंस का इस लैंग्वेज के हिसाब से वैल्यू कितना बताया हुआ आपको 1 किलोमीटर। मतलब ऑलरेडी ये वाला जो हाइट है आपको कितना दिया हुआ है 1 किलोमीटर, या फिर 1000 मीटर इमेजिन कर सकते हैं। आगे देखो आप, इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब यही वाला सिचुएशन है पहली। फिर उसके बाद में बोल रहा है कि आफ्टर फ्लाइट ऑफ 10 सेकेंड्स, मतलब पिछले बार जैसे स्पीड दिया हुआ था, इस बार स्पीड नहीं दिया, बस बोल रहा है कि 10 सेकेंड्स के लिए ट्रैवल करेगा। ट्रैवल करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला जाएगा। वर्टिकल डिस्टेंस पहले भी 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, बाद में भी 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, ऐसा दिया हुआ हमको। आगे बोलता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, मतलब पहले 60 था, बाद में ट्रैवल करके आगे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इस सिचुएशन में आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस बार क्या होगा देखो, ऐसे थोड़ा सा रफली बताता हूँ। ये 60 है इस बार भी, ये वाला 30 है इस बार भी। ये वाला हाइट का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको 1000, ये वाला हाइट भी आपके लिए कितना हो जाएगा 1000। ये पार्ट गायब है, ये पार्ट भी गायब है। इसको हम पकड़ लेंगे x एक बार के लिए, इसको हम क्या पकड़ लेंगे y। लेकिन जो हमारा फाइनल आंसर है वो क्या होगा सोचो, हमको तो स्पीड चाहिए। ठीक है ना, ट्रैवल आप कौन से पार्ट पे कर रहे हो, तो मेरे ख्याल में B से C वाले पॉइंट पर आप ट्रैवल करोगे इस तरीके से। ठीक है ना, तो 10 सेकेंड्स में आपने ट्रैवल किया डिस्टेंस BC, या आपने ट्रैवल किया डिस्टेंस से ED, बात एक ही है। ठीक है, तो ED यानी कि y का जो भी आंसर आया रहेगा हमारा वो हो गया डिस्टेंस। टाइम कितना लगा इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 10 सेकेंड्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस बाय टाइम, तो जो भी इसका वैल्यू आएगा उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल। चलो फटाफट कर देता हूँ। देखना कुछ अगर कंफ्यूजन रहे तो पूछना। हाँ, ये सब बढ़िया क्वेश्चन है। डेटा क्या होना चाहिए बताओ, ये वाला 60 डिग्री, ये वाला शायद से 30 डिग्री, ये वाला हाइट आपके लिए 1000 मीटर में कर रहा हूँ काम, और ये वाला भी हाइट आपके लिए 1000 मीटर हो जाएगा। इस पार्ट को मैं एक बार के लिए पकड़ लेता हूँ y, इस पार्ट को पकड़ लेता हूँ x। ठीक है, तो ये अगर y है तो ऑब्वियसली यहाँ से लेके यहाँ तक वाला भी y ही हो जाएगा। और B से लेके C तक का जो ट्रेवल टाइम हमको बताया हुआ है, टाइम इज इक्वल्स हमको बोला हुआ 10 सेकेंड्स। ठीक है, पहले ट्रिग्नोमेट्री मेरे ख्याल पे किस पे, ABE पे लगा सकते हैं। देखना ABE पे अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा बोलो,
tan ऑफ क्या 60 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना, आई थिंक 1000 अपॉन x, ठीक है। tan 60 का आंसर मेरे ख्याल में कितना, √3 इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल्स टू 1000 अपॉन √3, चाहो तो रैशनलाइज कर दो तो x इक्वल्स टू 1000√3 अपॉन 3, ऐसा कुछ आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। ट्राइंगल स्विच करेंगे, अब हम मूव करेंगे ट्राइंगल ACD पे। इस ट्राइंगल में मेरे ख्याल में tan ऑफ कितना 30 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बताओ, 1000 परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई x प्लस, ठीक है। tan 30 का आंसर आई थिंक 1/√3 इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन x का आंसर आ गया ना ये वाला 1000√3 बाई 3 प्लस y, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1000√3 बाई 3 प्लस y, ये ऊपर आ जाएगा और ये वाला √3 उससे जाके चिपक जाएगा तो 1000√3 मिलेगा। यहाँ से y का आंसर 1000√3 माइनस 1000√3 बाई 3, दोनों में से आप 1000√3 को ले सकते हैं कॉमन, अंदर बचेगा 1 माइनस 1/3, सो 1000√3 सॉल्व करने पे ये वाला शायद से 2/3, तो 2 इंटू 1000 ये हो जाएगा 2000√3 बाई 3, ऐसा आपका y का आंसर है। लेकिन आपका आंसर y नहीं होगा, समझा दिया था मैंने कि y तो डिस्टेंस हो गया, आप ट्रैवल टाइम कितना आपका 10 सेकेंड, और आपको अल्टीमेटली चाहिए स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल्स टू आपके लिए डिस्टेंस बाय टाइम d/t। डिस्टेंस आपका निकल के आया है 2000√3/3 और टाइम आपके लिए है 10 सेकेंड्स, सो दिस इज 2000√3/3 इंटू आई थिंक 1/10, 1010 गया, सो अल्टीमेटली 200√3/3, और यूनिट क्या होगा आपका, डिस्टेंस अपना मीटर में है, टाइम सेकेंड में, ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया आपका स्पीड। और हाँ, चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, तो ये वाला पार्ट जो है वो 66.66 आ जाएगा, 66.66√3, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। भी इसमें थोड़ा झमेला मेला भी हो सकता है कभी कभी, जैसे स्पीड जो है वो आपको मीटर पर सेकेंड की जगह मांग लिया किलोमीटर पर आवर में क्या हो, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए वही एक फैक्टर आप लोग को याद होगा कि 5/9 और 9/5 होता था, तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए क्या करोगे, मेरे ख्याल में 9/5 से मल्टीप्लाई करोगे, गलत बोल रहा हूँ क्या, 5/18 था क्या, 5/18, अच्छा। इसमें याद रखना कि ये छोटा है शायद और वो बड़ा है, तो छोटा से बड़ा में जाने के लिए ऊपर बड़ा नीचे छोटा होना चाहिए, तो उसमें 18/5 होगा मीटर से किलोमीटर, और किलोमीटर से मीटर पे आने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, ठीक है मेरे ख्याल। ओके, देखो 13 नंबर देखो, 2 ships आर अप्रोचिंग फ्रॉम अ लाइट हाउस फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, अप्रोचिंग ये फ्रॉम नहीं होना चाहिए था शायद, 2 ships are approaching a lighthouse from opposite directions. The angle of depression of 2 ships from the top of the lighthouse are 30 degree and 45 degree. If the distance between the ships is 100 meter, find the height of the lighthouse. ठीक है, ये मैं आपको बोलूंगा कि जो रिवर के ऊपर में ब्रिज वाला क्वेश्चन हमने नहीं किया था, ये एग्जैक्टली वही है, बस उसमें क्या था कि हाइट ऑफ द ब्रिज हमको बताया हुआ था और विड्थ ऑफ द रिवर हमसे पूछा हुआ था, इसमें उल्टा हो गया कि शिप्स के बीच का डिस्टेंस बताया हुआ और हाइट ऑफ द लाइट हाउस पूछा हुआ, ठीक है। तो देखिए सिचुएशन कैसा होगा, मेरे ख्याल में फिर से नदी हम ऐसे येलो कलर का बना लेते, नदी के एक कोने में यहाँ एक शिप है आपका, और यहाँ पर एक और शिप है, और एक बीच में आप मान लीजिए कि लाइट हाउस है आपके पास, ऐसा। दोनों शिप के बीच का जो टोटल डिस्टेंस हो कितना बताया हुआ आपको, 100, ठीक है। लाइट हाउस का कुछ बोला हुआ नहीं है, लाइट हाउस पे पहले काम करते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल बना देते हैं, और टॉप पे बैठ के आप एक बार इधर वाले शिप को देखोगे, एक बार उधर वाले शिप को देखोगे, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है आपका वो आपको बोला हुआ है शायद, इस शिप के लिए भी और इस शिप के लिए। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना कितना बोला हुआ आपको, 30 एंड 45, तो एक को 30 ले लेते हैं, एक को 45 ले लेते हैं। ऑल्टरनेट एंगल के आइडिया से ये वाला 30 और ये वाला कितना हो जाएगा आपका, अब ये 100 है, अगर इस पार्ट पे एक बार x मानते हो तो ऑटोमेटिकली ये पार्ट कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस x। नाम हम दे दो A B C D, 2 ट्राइंगल है वापस से, दोनों पे अटैक करो, और BD आपको चाहिए फाइनली, तो इसको आप y पकड़ लो,
ठीक है, चलो आओ पहले अटैक करते हैं एबीडी पे। एबीडी पे अगर अटैक करोगे मेरे ख्याल में tan ऑफ क्या 30 इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स। tan 30 का मतलब 1/√3 इज इक्वल्स टू y बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे x इक्वल्स टू √3y। इक्वेशन नंबर। ट्राइंगल स्विच करोगे तो इस बार आपको बात करना है, मान लो कि BCD ट्राइंगल के ऊपर में, तो tan ऑफ वापस से 45 इज इक्वल्स टू आई थिंक y डिवाइडेड बाई 100 माइनस एक्स। ये 1 पिछले बार के एक्सपीरियंस से x का रिप्लेसमेंट है मेरे पास, तो y डिवाइडेड बाई 100 माइनस √3y। ठीक है, सो दिस एम्प्लाइज 100 माइनस √3y इज इक्वल्स टू y। √3y को वहां ले चलो, 100 इज इक्वल्स टू y प्लस √3y। सो 100 इज इक्वल्स टू y कॉमन 1 प्लस √3। ठीक है, और यहाँ से y इज इक्वल्स टू 100 बाई √3 प्लस 1 कर लेना इसमें। हाँ, एक ही बात है वैसे, 1 प्लस √3 या √3 प्लस 1 एक चक्कर है, मैं बताऊंगा आपको भी। यहाँ तक ठीक है सब कुछ। अच्छा, अल्टीमेटली हमको x और y दोनों चाहिए कि सिर्फ y ही चाहिए? सिर्फ y ही चाहिए मेरे ख्याल में। तो इसी का आंसर को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो काम हो जाएगा हम लोग, चलेगा ना यहाँ तक। अब यहाँ देखो कि आप रैशनलाइज जो है ना वो √3 प्लस 1 इमेजिन करके भी कर सकते हो, और √3 माइनस सॉरी 1 प्लस √3 इमेजिन करके भी कर सकते हो। यहाँ से अगर रैशनलाइज करोगे ना तो आपको अल्टीमेटली लास्ट में कोई माइनस साइन वगैरह नहीं मिलेगा। और इसमें लॉजिक ये है कि इन दोनों आदमी जो भी कोई बड़ा है ना उसको आप लेफ्ट में लियो। √3 का वैल्यू कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 1.7 के आसपास, तो 1.7 और 1 में बड़ा कौन होगा 1.7, तो उसको आप लेफ्ट में ले लो और लेफ्ट में लेके फिर आप रैशनलाइज कर दो तो माइनस साइन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 100 इंटू √3 माइनस 1, और नीचे आ जाएगा वही √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1। सॉल्व करने पे शायद से 100 टाइम्स √3 माइनस 1 अपॉन में 2 काट के ये वाला शायद 50, सो 50 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, ये आपका आंसर। अच्छा, आगे चल रहे हैं फिर 14 देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड कौन सा, अच्छा दिया हुआ, चलो फिर तो थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। y इज इक्वल्स कितना हो जाएगा बोलो 50 इंटू 1.732 माइनस 1, सो 50 टाइम्स ऑफ 0.732 कितना आ रही है वाला, किया किसी ने नहीं, कर लो तो एक बार। ठीक है, इसका आंसर आना चाहिए आपका 36.6। अच्छा, नेक्स्ट देखो 14 पे तो 5 स्टार लगा लो, क्लास में भी अच्छे से समझाया था। हाँ है कॉपी में, ये वाला भी है मोस्ट प्रोबेबली, ये भी है शायद कॉपी में। ठीक है, फिर ये वाला का मेरे को याद नहीं। ठीक है, और ये वाला कॉपी में नहीं है लेकिन आज करा देंगे इसको। ठीक है, ये हालांकि एक बार किसी एक पेपर में मैंने देखा था, स्टैंडर्ड के पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का। ठीक है, ज्यादा बचा नहीं है वैसे, 3 ही क्वेश्चन है। ये वाला, ये तो बहुत जरूरी है 17, मैं एक बार करा देता हूँ अपनी तरफ से, फिर आप लोग का चॉइस है करना है। देखो यहाँ देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक। देखो इसको आज एक बार और मैं डिटेल में समझा देता हूँ आप लोग को, आप लोग एकदम याद रखने का ट्राई करना इसको। ठीक है, कलर थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। चलो यहाँ देखो, पहले आप सोचो कि ये आपका लेक है। हाँ, ध्यान से सुनते जाना डायग्राम कैसे बना रहे हैं हम। ये लेक है आपका। हाँ, अब इस लेक के ऊपर में एक कोई पॉइंट है जो यहाँ से थोड़ा ऊंचा है, लेक से थोड़ा ऊंचा है। कितना ऊंचा है 60 मीटर ऊंचा है। इस लाइन को समझो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री। मतलब ये लेक हो गया आपका, ये इससे 60 मीटर ऊंचा एक पॉइंट है, और क्लाउड कहीं यहाँ पे होगा सपोज करो, तो क्लाउड का इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ये आपको बताया हुआ मेरे ख्याल में 30 डिग्री।
एंगल ऑफ एलिवेशन को रियलाइज करने के लिए आपको एक हॉरिजॉन्टल इस टाइप से चाहिए होगा, तो मेरे ख्याल ये वाला एंगल आपको दिया हुआ 30 डिग्री। देखो यहाँ तक का डायग्राम क्लियर है। लेक से ऊंचा 60 मीटर एक पॉइंट, उस पॉइंट से आप देख रहे हैं बादल, और बादल आपको कितने एंगल पे दिखाई दे रहे हैं? 30 डिग्री पे। आप जहां खड़े हैं वहां से आपका हॉरिजॉन्टल निकलेगा, ठीक है ना, तो ऑरेंज वाला हॉरिजॉन्टल होगी और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया आपका? 30 डिग्री। फिर आप सोचो कि इस पानी को मिरर मान के इस बादल का फोटो बनेगा, उसमें कोई भी आईना में हमको अपना चेहरा खुद दिखाई देता है, तो इसको ऑब्जेक्ट मानोगे तो इसका जो इमेज है वो कहाँ बनेगा? लेक को मिरर मान के उसके भी नीचे कहीं। सही कह रहा हूँ शायद? अब वो जो इमेज होगा, सपोज करो कि यहाँ कहीं पे होगा वो, इसको भी अब जोड़ते हैं थोड़ा सा, ऐसा कुछ, और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बताया हुआ आपको? 60 डिग्री से, ठीक है। और फिर आपसे पूछा हुआ है कुछ, क्या पूछा हुआ आपसे कि फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक। अभी हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक कौन सा पार्ट है, इस चीज को समझो। ये है मेरे ख्याल में ये वाला पार्ट, सोच के देखो, ठीक है। हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक, ये लेक है आपका, और यहां से हाइट ऑफ द क्लाउड कितना ऊंचा है वो पूछ रहा है आपसे। लेकिन सिर्फ इतना सा ज्वाइन करने से हमारा काम तो होगा नहीं, हमको तो पूरा ही ज्वाइन करना, ठीक है। मैं एक बार इसको ऐसे बढ़ा देता हूँ, चलेगा यहां तक। ये है ओवरऑल आपका डायग्राम, क्लियर। अब थोड़ा ध्यान से और सुनो, नाम हम दे देते हैं थोड़ा सा। ए, मान लो कि यहाँ बादल है, बी, सी, डी, और लेट्स से कि ये वाला पॉइंट ई हो गया, ठीक है। ये वाला अगर 60 है तो रेक्टेंगल खेलने की वजह से ये वाला भी कितना हो जाएगा बताओ? 60, चलेगा यहाँ तक। ऊपर वाले पार्ट को आइडिया नहीं है हमको कितना होगा, तो मैं एक बार मान देता हूँ x, ये चलेगा। अब मेरा आपसे सवाल है कि डी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? 60 होना चाहिए, x होना चाहिए, कि x + 60 होना चाहिए? क्यों? मिरर कौन है? ये ब्लू वाला लाइन, ठीक है, ये मिरर है आपका। तो मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर क्या होना चाहिए? इमेज होना चाहिए। इस मिरर से ये ऑब्जेक्ट कितना दूर है? 60 + x, इसीलिए डी का वैल्यू कितना होगा? 60 + x, ठीक है मेरे ख्याल। तो ये वाला पार्ट फिर से हो गया आपके 60 + x, ठीक है। देखो यहां तक अंडरस्टैंडिंग ठीक है आप लोग का, सब कुछ बढ़िया समझ में आ गया। इसके आगे आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम आना चाहिए। आप दो छोटा छोटा ट्राइंगल है आपके पास में, नाम बता सकते हो? एक शायद ABC, बोलो इसमें क्या लगा दो? 10 ही लगाऊंगा शायद। tan of 30 = 30 के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर, यानी कि x। अच्छा, AC को इन्वॉल्व करना होगा, इसको मान लेते हैं एक बार के लिए y, तो x/y, दिस इम्प्लाइज 1/√3 = x/y, और यहां से y = मेरे ख्याल में √3x, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा देखो यहाँ फोकस करो थोड़ा सा, क्लियर है मेरे ख्याल में यहाँ तक? अभी ट्राइंगल स्विच करेंगे, कौन सा ट्राइंगल लेंगे बताओ? यहाँ पे भी गलती करने का बहुत स्कोप है, तो ध्यान से बताना, ठीक है। कौन सा बताओ? AC, यहाँ तक सही है। ट्रिग्नोमेट्री कौन सा लगाओ? tan। अभी मेरे को ये बताओ कि 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर किसको मानोगे? C, और CE का वैल्यू कितना होगा? 60 + 60 + x, यानी कि ओवरऑल कितना हो जाएगा? 120 + x। यहाँ गलती नहीं करना है, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल्स टू 120 + x, वेरी गुड। और नीचे क्या आ जाएगा आपका? y, ठीक है। अच्छा, tan 60 का आंसर आई थिंक √3, और y का आंसर आ रखा है, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 120 + x / √3x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x = 120 + x, और फिर x को यहाँ ले आओ तो आई थिंक 2x = 120, x = 60, ठीक है। इससे x आ गया आपका। और आपको चाहिए क्या था वो देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक, तो आई थिंक x के हेल्प से तो कर ही पाएंगे उसको, ठीक है। आंसर सिर्फ x होगा कि x + 60 होगा? x + 60, B, D का वैल्यू यस, चलेगा। तो फाइनली रिक्वायर्ड हाइट इज इक्वल्स टू BD का वैल्यू इज इक्वल्स टू 60 + x, तो 60 + 60 कुल मिला के हो जाएगा 120, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब पूरा चांसेस है कि आ सकता है, ठीक है।
चलो 15 नंबर को देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एज ऑब्जर्व फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज अल्फा, बढ़िया। ऑन मूविंग a meters towards the tower the angle of elevation is beta, बहुत बढ़िया। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज इतना। कर चुके हैं मेरे ख्याल में ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले, नहीं किया मुझे याद है। ये बात सोचो, ऐसे ही तो है कि यहाँ खड़ा होके देख रहे हैं तो अल्फा पे दिखाई दे रहा है, थोड़ा आगे चलेंगे तो बीटा पे दिखाई देगा। कितना आगे चलेंगे वो भी बताया हुआ है शायद, a मीटर्स आगे, ठीक है ना। तो ये वाला फोटो बनना चाहिए आप, ठीक है। चलो बना के दिखाता हूँ, देखना है यहाँ पे। पहले ग्राउंड बना लेते हैं ऐसा, फिर एक टावर बना लेते हैं ऐसा, फिर ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से टावर के टॉप को देखने की कोशिश करते हैं ऐसा। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना होना चाहिए, अल्फा। थोड़ा आगे चलेंगे और आगे चल के टॉप को वापस देखेंगे, ठीक है। कितना आगे चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a मीटर्स। तो ये जो डिस्टेंस है आप, ये हो जाएगा आपके लिए a, और यहाँ से टॉप कितना एंगल पे दिखाई देगा आपको, चलेगा। और अगर मैं हाइट को थोड़ी देर के लिए h मानूं तो मुझे प्रूव करना है कि h विल बी इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। नाम दे देते हैं a b c d, और BC पार्ट को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x, चलेगा यहाँ तक। अभी दो ट्राइंगल, दोनों पे अटैक। आओ पहले ACD पे अटैक, तो क्या होगा बताओ। tan अल्फा इज इक्वल्स टू आई थिंक h डिवाइडेड बाई क्या, a प्लस एक्स। दिस एम्प्लाइज, ये कुछ मत करो, इस पेपर छोड़ दो, बाद में कैसे यूज होगा ये वाला। इसी को मान लो इक्वेशन, चलेगा यहाँ तक। और आपको ये जो प्रूव करना है, ये एक्सप्रेशन है वो किसके लिए प्रूव करना है, x के लिए कि h के लिए, h के लिए प्रूव कर, ठीक है। मतलब h सॉल्व करना है बेसिकली हम लोग को। सेकेंड ट्राइंगल पर अटैक करो, ट्राइंगल का नाम क्या होगा आपको, BCD, और अटैक करके क्या मिलेगा आपको, tan ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू आई थिंक h अपॉन x। यहाँ से h का आंसर कितना आएगा, ये x का आंसर कितना आएगा सोचो, x ऊपर ले आओ, दिस इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय कितना, tan ऑफ बीटा मेरे ख्याल। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, और जो मैं करने वाला हूँ उसके पीछे का लॉजिक एक बार फिर बोलता हूँ आपको ये एक्सप्रेशन किसके लिए प्रूव करना है वो सोचो, h के लिए। अभी h के लिए अगर प्रूव करना है तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके लास्ट में आप किसको ढूंढना चाहते हैं, h को ढूंढना चाहते हैं। तो h को आप सेव करोगे कि मार दोगे, सेव करोगे। तो यहां से देखो मेरे पास में दो ऑप्शन था कि मैं h का वैल्यू निकाल के और प्रीवियस वाले इक्वेशन में रिप्लेस कर सकता था, लेकिन उससे h सेव नहीं होता, उससे h मर जाता क्योंकि h को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास में था कि x का आंसर निकाल के x का वैल्यू को पिछले वाले में रिप्लेस कर दो, उससे x मरेगा, h बचेगा। है बात समझ, इसलिए मैं जानबूझ के x को बचाना चाह रहा हूँ, क्लियर। अभी जो भी x का आंसर आया है मेरा ये वाला, उसको मैं प्रीवियस वाले एक्सप्रेशन में x के जगह पर बिठा दूंगा, एंड सॉल्व करने पे अगर ये राइट है तो अपने आप ही आ जाना चाहिए, ठीक है। आओ देखते हैं। 2 in 1 अगर आप रिप्लेस करते हो तो देखो क्या मिलेगा आपको, 2 में है मतलब 1 में है ये वाला, तो यहाँ आ जाएगा आई थिंक tan अल्फा इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाई, नीचे आएगा मेरे ख्याल में a प्लस एक्स, और x की जगह पर ये वाला a प्लस h डिवाइडेड बाई tan ऑफ बीटा, ऐसा कुछ। यहां से देखो आई थिंक पहले ही एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, tan अल्फा इंटू a प्लस h बाई tan बीटा इज इक्वल्स टू h, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बस। फिर इसको अंदर ले चलो, आई थिंक a tan अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू h बाई tan बीटा इक्वल्स टू h। यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, और क्लियर है तो हो गया, फिर बस एक दो स्टेप आंसर आ जाए। कंफ्यूजन है कि क्लियर है सब कुछ यहाँ तक, क्लियर। अब 2 मिनट एक बार लिखना मत, थोड़ा मेरे को करते हुए देखो। आपको क्या निकालना है एक बार फिर से रिकॉल करो, h निकालना है आपको। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि h कंटेनिंग जितना एक्सप्रेशन है ना उसको खींच टान के आप एक तरफ कर दो, तभी सजेस्ट कि इसको आप उठा के उधर ले जाओ। तो क्या होगा बताओ, a tan अल्फा इज इक्वल्स टू आई थिंक h माइनस h इंटू tan अल्फा
बाई 10 बीटा, सही कह रहा हूँ शायद, यही होगा ना ये सारा मिला के, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो बताओ, h आ गया आंसर आपका, ए टेन अल्फा, h कॉमन ले लो तो 1 माइनस क्या बचेगा यहाँ पे 10 अल्फा बाई 10 बीटा, ठीक है। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने से क्या होगा देखो, ए टेन अल्फा इज इक्वल्स टू h कॉमन, एलसीएम विल बी आई थिंक 10 ऑफ बीटा माइनस 10 ऑफ अल्फा बाई 10 ऑफ बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे h को छोड़ के बाकी सब लोग, तो ए 10 अल्फा पहले से था, इनटू में यहाँ आ जाएगा मेरे ख्याल में 10 ऑफ बीटा, और नीचे आ जाएगा मेरे ख्याल में 10 ऑफ बीटा माइनस 10 ऑफ अल्फा, दिस इज इक्वल्स टू h, ये प्रूव करना था शायद। हाँ देखो अगला क्वेश्चन देखो 16 नंबर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h meters above the lake is alpha and angle of depression of its reflection of the lake is beta, prove that the distance of the cloud from the point of observation is इतना, distance of the cloud from the point of observation is इतना, ठीक है। मतलब ये वाले फोटो में अगर देखोगे तो किसका वैल्यू वो लास्ट वाला एक्सप्रेशन होगा, सोचो एक बार, ए बी, डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द ऑब्जर्वर इज कुछ आंसर बताया हुआ, ठीक है। बाकी चलो इसे डायग्राम को रेप्लिकेट करते हैं पहले एक बार और वैल्यूज को डालते हैं थोड़ा सा। तो पहले लेक, फिर लेक के सामने में एक कोई पॉइंट जो इससे h मीटर ऊंचा होगा, फिर हमको दिखेगा बादल, ठीक है, फिर बादल का होगा रिफ्लेक्शन यहाँ कहीं पे, और रिफ्लेक्शन का होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ, ठीक है। अपने सहूलियत के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे इससे 90 डिग्री पे, ऐसा कोई डायग्राम आएगा। अब आप क्वेश्चन पढ़ो और अलग अलग पार्ट का मेरे को वैल्यू बताओ कि किसको क्या देना चाहिए। मेरे ख्याल नाम दे दूं ऐसे, ए बी सी डी ई एफ, ए बी का आंसर कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव अ लेक, ये h है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड इज अल्फा, तो ये अल्फा है आप, ये वाला मेरे ख्याल में बीटा है आप, एंड ए एफ का जो वैल्यू है वो आपको प्रूव करना है कि ये वाला, ठीक है। मेरे ख्याल ये क्वेश्चन है, आप एक बार अच्छे से इसको देख लो कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है, फिर मैं सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। देखो इसमें एक तो जैसे ये वाला h है तो ईडी वाले पार्ट को हम क्या मान सकते हैं बताओ, h, ऊपर वाले पार्ट को एक बार ऐसे रैंडमली x मान लेते हैं और इसको हम लोग एक बार के लिए y मान लेते हैं। ये h जो है ये तो आप समझना कि गिवन है, ठीक है ना, और ये x अननोन है मेरे लिए, और इसके चक्कर में CD का आंसर कितना हो जाएगा, तो आई थिंक h प्लस x हो जाएगा, चलेगा। फिर मेहनत मशक्कत कर करके हम x और y का कुछ वैल्यू ढूंढेंगे एक बार, और लास्ट में जाके मान लो कि AF ढूंढने के लिए चाहे x से चाहे y से किसी एक से हम सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मुझे सेक वेक दिखाई दे रहा है इसमें, तो मैं y प्रेफर करूंगा, क्योंकि y जो है वो अल्फा एंगल के लिए क्या होगा आप, मेरे ख्याल में बेस हो जाएगा, और AF जो है वो क्या है आपका हाइपोटेन्यूस, बेस और हाइपोटेन्यूस को कनेक्ट कौन करेगा, कॉस, तो ऑटोमेटिकली वहां से कुछ कुछ आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो अब लिखना स्टार्ट करो, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले लिखो इन ट्राइंगल AEF, नॉर्मल पैटर्न से स्टार्ट करते हैं, इन ट्राइंगल AEF, एक बार 10 अल्फा लगाओ, क्या आता सोचो, 10 ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू आई थिंक x अपॉन, ठीक है, और इसमें भी अभी कुछ मत करो, ऐसे छोड़ दो एक 1। फिर नेक्स्ट मेरे ख्याल में यहीं पर ट्राइंगल स्विच कर सकते हैं अपना, AEC क्या आएगा सोचो, 10 ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू मुझे लगता है 2h प्लस x अपॉन में क्या y, इसको मान लो एक बार के लिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, चलेगा यहाँ तक सब कुछ। इसके अलावा हमको चाहिए AF,
एक काम करते हैं, एफ के लिए आप क्या कर सकते हो सोचो एक बार। अगर कॉस लगाते हो तो कॉस ऑफ अल्फा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, बेस बाय हाइपोटेनस था, y डिवाइडेड बाय एफ, और यहां से एफ का आंसर क्या हो जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में y डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, और यहां से एफ का आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए y टाइम्स ऑफ सेक अल्फा। अभी ये तीन चीज जो आया है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 मार्क कर। अब मेरे को मोटा मोटा ना सोल्यूशन इस टाइप से क्लियर हो रहा है कि एफ के लिए मुझे ये वाला प्रूफ करना था, एफ के लिए एक बार मैंने ऐसा कुछ डेवलप कर लिया, ठीक है, जिसमें मेरे को सेक अल्फा दिखाई दे रहा है जो इससे मैच भी हो रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है, और बाकी ये जो y वाला पार्ट है वो किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो वो इस पूरे पार्ट के इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन आई विल सजेस्ट कि चलो मेहनत करके थोड़ा सा y ढूंढ लेते हैं, और y का जो भी आंसर आएगा वो इस ए वाले एक्सप्रेशन में पटक देंगे, तो अल्टीमेटली एफ इक्वल्स जो भी सॉल्व करना है वो हमारा हो जाएगा, ठीक है। देखो एक बार और थोड़ा सा फोकस करवाता हूँ, मैंने कैसे सोचा क्या सोचा, फिर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ ही जाएगा ऑब्वियसली। पहले तो ये पढ़ के डायग्राम बना के मैंने ये रियलाइज करने का ट्राई किया कि ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर किसको रहा है, तो समझ में आया कि अच्छा ठीक है ये एफ को रिप्रेजेंट कर। फिर क्वेश्चन में टेन अल्फा टेन बीटा दिखाई दे रहा था, तो उसकी वजह से इन दोनों ट्राइंगल में एक बार टेन अल्फा टेन बीटा निकाल के रख लिया कि क्या आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में सिंस मुझे एफ पे ही फोकस करना था, तो मैंने सोचा कि एफ किससे एसोसिएट हो सकता है, तो मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है कॉस अल्फा से अगर एसोसिएट करेंगे तो वाई और एफ दोनों चिपक जाएगा उससे, क्योंकि कॉस अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, अकॉर्डिंगली ऐसा कुछ आ गया। यहाँ से सॉल्व करके एफ का आंसर मेरे को दिख रहा है वाई सेक अल्फा जैसा, इसमें सेक अल्फा तो है एफ के आंसर, और साथ ही साथ वाई जो है वो वहां पे नहीं, मतलब वाई का आंसर ये पूरा 2h डिवाइडेड बाय टेन बीटा माइनस टेन अल्फा टाइप का कुछ आना चाहिए, और वाई में ढूंढूंगा कहाँ से, तो इक्वेशन 1 2 में मान लो कि सब जो भी आ रखा है यहाँ से वाई ढूंढूंगा, मेरा काम हो जाना चाहिए। तो क्लियर है कि नहीं क्लियर, चलें आगे। चलो अब आप एक चीज देखो, ढूंढने का भी तरीका क्या होगा आप लोग का, इक्वेशन 1 को थोड़ा अगर आप मॉडिफाई करते हो तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा बताओ, मेरे ख्याल में y इंटू आई थिंक टेन अल्फा, और इक्वेशन 2 को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हो तो यहाँ से क्या आएगा सोचो, y इंटू टेन बीटा इज इक्वल्स टू 2h प्लस एक्स, ठीक है, 2h को यहाँ भेज दो तो y टेन बीटा माइनस 2h इक्वल्स टू एक्स, ऐसा कुछ हो जाए, ये समझ में आ रहा है। और ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे इन दोनों के हेल्प से y का आंसर चाहिए, और y का आंसर निकालने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। मेरे दिमाग में कंपैरिजन का एक आइडिया आ रहा है कि दोनों इक्वेशन में x दिखाई दे रहा है, x के वैल्यू को ढूंढो इसमें भी और इसमें भी, और जो भी x का आंसर उसको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि x तो सेम ही है ना, ठीक है। तो मैं लिखूंगा, अब देखो 1 एंड 2 इम्प्लाइज दोनों से जो भी x का आंसर आया उसको आप कंपेयर कर दो, तो यहाँ से y टेन अल्फा है और यहाँ से y टेन बीटा माइनस 2h, तो y टेन अल्फा इज इक्वल्स टू y टेन बीटा माइनस 2h, ब्रैकेट में चाहो तो लिख भी दो, कंपेयरिंग वैल्यूज ऑफ x, ऐसा करके आपको ये मिला है। दिस इम्प्लाइज 2h को यहाँ ले आओ और y टेन अल्फा को वहां ले जाओ, तो 2h इज इक्वल्स टू y टेन बीटा माइनस y टेन अल्फा, फिर यहाँ पे 2h अपॉन में, ये अपॉन एक बार रहने दो, वहां से y कॉमन ले लो, क्या बचेगा आपके पास टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, और इसको नीचे धक्का मार दो, तो आई थिंक 2h डिवाइडेड बाई टेन बीटा माइनस टेन अल्फा आ गया y का वैल्यू, दिस इक्वल्स टू y, यूजिंग दिस इन इक्वेशन 3 यू विल गेट a क्या था f इज इक्वल्स 2h अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा होल थिंग इनटू सेक अल्फा था शेक, बस इसी को कंबाइन कर दोगे तो आ गया, ठीक है। चलो देखो लास्ट क्वेश्चन, a spherical balloon of radius r subtends an angle theta at the eye of an observer. If the angle of elevation of its center is alpha, find the height of the center of the balloon. इसको पहले तो आप डायग्राम के हिसाब से सोचो कि सबटेंस एंगल का क्या मतलब होता है, ये वो, ठीक है ना। तो आप ये सोचिए कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वर है और वो अगर इस कंप्लीट बलून को देखना चाह रहा हो तो उसके आंख से दो रे निकला हो,
एक जो उसके ऊपर के पार्ट को फुल्ली कवर कर रहा होगा और एक जो उसके नीचे के पार्ट को फुल्ली कवर कर रहा होगा, और इन दोनों रे के बीच का जो टोटल एंगल है वही हम लोग कहते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय द बलून एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर हो। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सोचना। ऑब्जर्वर आपके ए पॉइंट पे खड़ा है, यहां से वो उस बलून को देख रहा है और उसको पूरा बलून दिखाई दे रहा है, तो उसके आंख से दो एक्सट्रीम रे निकल रहा होगा, जो बलून के टॉप मोस्ट पार्ट को देख रहा होगा और जो साथ ही साथ बलून के बॉटम मोस्ट पार्ट को भी देख रहा होगा। तो फिर उसको कंप्लीट बलून ऐसा लगेगा कि उसको पूरा बलून दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस सिचुएशन में इन दोनों एक्सट्रीम रे के बीच का जो एंगल होगा ना, उसी को बोला जाता है एंगल सबटेंडेड बाय बलून एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। और वो आपको कितना बोला हुआ बताओ? स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस आर, तो मतलब बलून का रेडियस आर बोला हुआ है। फिर सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, तो ये जो बलून है इसका दोनों एक्सट्रीम रे यानी कि ए क्यू और एपी मिला के एंगल कितना होना चाहिए उनके बीच में? थीटा। ऐसा क्वेश्चन में बोला। ठीक है, उसके आगे सोचना, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज अल्फा, बलून का सेंटर, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऑब्जर्वर वापस उसको देखने का ट्राई कर रहा होगा, और उस टाइम पर हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बनेगा उस लाइन ऑफ साइट का, वो कितना होना चाहिए? फाई। ठीक है, अच्छा इसको घबराना मत, इसको बस बोला जाता है फाई। जैसे आप इसको अल्फा बोल के जानते हो, इसको बीटा बोल के जानते हो, इसको भी शायद देखा होगा गामा बोल के जानते हो, तो वैसे ये एक और सिंबल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? फाई। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। और इस सिचुएशन में आपसे पूछा हुआ कि फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून, यानी कि ओ का ग्राउंड से हाइट कितना है, ये चीज आपसे पूछा। ओवरऑल आपसे ओबी का डिस्टेंस पूछा। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लो, थोड़ा सोच लो, मैं एक बार और पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा फिर सोल्यूशन दिखाऊंगा। चलो एक बार और क्वेश्चन समझाता हूं और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है ना, ये बोल रहा है कि स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस आर, बलून का रेडियस कितना बोला हुआ आपको? आर, सबटेंड्स एंगल थीटा एट एन आई या एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। सबटेंड्स एंगल थीटा का मतलब बलून के दोनों एक्सट्रीम पॉइंट से एक एक रे आएगा, वो ऑब्जर्वर के आंख पे जाके मिलेगा, और उस सिचुएशन में दोनों मतलब लाइन के बीच का एंगल कितना हो रहा होगा आपके हिसाब से? ठीक है, यहाँ तक। फिर आगे ये बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज फाई, यानी कि बलून का खुद का कोई सेंटर होगा, सेंटर को जब आप देखोगे ना तो वो वाला लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल पे रहेगा? फाई एंगल पे रहेगा। और इस सिचुएशन में इस बलून के सेंटर का ग्राउंड से आपको हाइट पूछा। ठीक है, तो ओवरऑल सारा डेटा कंपाइल करने के बाद में ये वाला सिचुएशन बोल, ए ओ बी फाई है, नहीं, एंगल ओ ए बी फाई। आपका ऑब्जेक्ट यहां हो गया, अगर सेंटर ऑफ द बलून को आप देखना चाह रहे हो, ऑब्जर्वर आपका यहां हो गया, ऑब्जर्वर आपके ऑब्जेक्ट को देख रहा है और हॉरिजॉन्टल उसके आंख से ग्राउंड के पैरेलल निकलना चाहिए। ठीक है ना, तो लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड के बीच का एंगल आपको दिया हुआ फाई। ठीक है, क्यू ए पी हो गया एंगल सबटेंडेड बाय द बलून एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, और आपको जो चाहिए वो है सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि आपको ओ बी का वैल्यू चाहिए। चलेगा यहाँ तक? अब थोड़ा ध्यान से सोचना, थोड़ा बहुत सर्कल का लॉजिक आएगा यहाँ। ये जो दो एक्सट्रीम रे होगा आपका, ये आपको लगता है कि बलून को टेंजेंट की तरह ट्रीट करेगा? क्लियर मेरे ख्याल में। फिर हमने एक पॉइंट पढ़ा था, सेंटर ऑफ द सर्कल और एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, वो दोनों टेंजेंट के बीच के एंगल को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। यानी कि पूरा एंगल अगर इन दोनों लाइन के बीच में थीटा है तो आधा एंगल कितना हो जाएगा उस सिचुएशन में? थीटा बाई 2। ठीक है, तो इस वाले लॉजिक के बेसिस पर मैं कुछ कुछ यहाँ पर कर सकता हूँ, मार्क कर सकता हूँ। देखो आप, ये पूरा एंगल थीटा है, आप ये आधा एंगल आई विल क्लेम कि थीटा अपॉन 2 होना चाहिए। ये समझ में आया? उसके बाद में क्या है, एक और लॉजिक था कि जो भी कोई टेंजेंट होता है, ठीक है, उसका जो भी कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, उसको अगर आप सेंटर से जोड़ देते हो तो रेडियस होगा, और वो वाला रेडियस टेंजेंट के साथ में कितने एंगल पे होगा? 90 डिग्री पे होगा। तो इस लॉजिक से आई कैन ऑल्सो क्लेम कि ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। कुछ लिखो मत, बस अभी सुनते जाओ अच्छे से, ये समझ में आता है। वो एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। और मेरा जो टारगेट है, वो टारगेट है किसको ढूंढना है? मुझे ढूंढना है ओ बी को ढूंढना है। किसको ढूंढना है मेरे को? ये रेड वाला जो पार्ट है यही तो होगा ना, हाइट ऑफ द सेंटर फ्रॉम द ग्राउंड, तो वो ढूंढना है मेरे को। अभी आइडिया अपना ऐसा रहेगा, देखो ध्यान से इसको भी समझना। हम पहले इस वाले ट्राइंगल पे अटैक करेंगे, किस पिंक वाले, ठीक है। इस ट्राइंगल पे अटैक करके क्या होगा, ये वाला पार्ट रेडियस आपको पहले से पता है, और ये वाला एंगल का वैल्यू भी एक तरीके से क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है ना। तो इसको
इसको इन्वॉल्व करके आपको ये ढूंढना है ओ ए, उस ट्राइंगल के हेल्प से, ठीक है। क्यों ढूंढना है ये आपको मैं अगले 2 मिनट में बताऊंगा, समझ में आ जाएगा अच्छे से। लेकिन उस ट्राइंगल से, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया था, एक बार फिर कर देता हूं, इस ट्राइंगल से आपको ओ ए ढूंढना है, ठीक है। ओ ए ढूंढने के लिए क्या लगा सकते हो सोचो। मेरे ख्याल में ये आपका हो गया इस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में परपेंडिकुलर, और ओ ए मेरे ख्याल में 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड है, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच का कनेक्शन क्या है, साइन। तो थोड़ा मेहनत करेंगे तो ओ ए आ जाएगा हमारे पास, चलेगा यहां तक पक्का। फाइनल टारगेट क्या था आपका, ओबी ढूंढना, राइट। ओबी ढूंढने के लिए क्या करना होगा, देखो ओ ए आपको मिल चुका है, अब आपको अटैक करना है इस वाले ट्राइंगल, इस पे ये वाला एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है, ओ ए आपको मिल चुका है, तो ओ ए ओ बी के बीच में कनेक्शन क्या होगा, फिर से सोचो, साइन, क्योंकि ये एंगल पता है, तो साइन लगाने पे ओ ए पता ही है आपको, ओ बी का आंसर निकल के आ जाए, ठीक है। लिखो एक बार, फिर अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक बार और बात करेंगे। पहले लिखो इन ट्राइंगल, मेरे ख्याल में ओ ए पी, हम जानबूझ के लगाएंगे साइन, साइन ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू, मेरे को लगता है कि आर यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई ओ ए रहना चाहिए। दिस इम्प्लाइज ओ ए को ऊपर ले आओ, साइन थीटा बाई 2 को नीचे ले जाओ, तो ये हो जाएगा ओ ए इज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा बाई 2, और सॉल्व करने पे ये हो जाएगा मेरे ख्याल में आर टाइम्स ऑफ कॉसेक थीटा। देखो ये समझ में आया कि नहीं, चलेगा। इसको आप एक बार के लिए मार्क कर लो इक्वेशन नंबर। अब आपको अटैक करना है दूसरे ट्राइंगल पे, यानी कि इन ट्राइंगल आई थिंक ओ ए बी। अब इस ट्राइंगल में क्या होगा, देखो आप फिर से लगाओगे साइन, और इस बार आप लगाओगे साइन विथ एंगल फाई, ठीक है। अब आप थोड़ा सोच के बताओ मेरे को कि पाई एंगल के लिए इस ओ ए बी ट्राइंगल में, ठीक है ना, ओ बी किसके तरह बिहेव करेगा, परपेंडिकुलर, तो ऊपर आना चाहिए परपेंडिकुलर यानी कि ओ बी, जिसको हम बेसिकली ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं, और नीचे क्या आना चाहिए बताओ, अगर साइन यूज किया है तो ओ ए, एक बार नहीं वो थोड़ा बाद में, ओ बी के साथ में नाम किसका आना चाहिए, मेरे ख्याल में ओ ए, ये समझ में आ रहा है। अब इस ओ ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ओ बी इज इक्वल्स मेरे ख्याल में ओ ए टाइम्स ऑफ साइन फाई, एंड दिस एम्प्लाइज ओ ए का आंसर ऑलरेडी आया हुआ है आपके पास में, तो ये हो जाएगा ओ बी इज इक्वल्स आर कॉसेक मेरे ख्याल में थीटा बाई 2 इनटू साइन ऑफ फाई, ये आपका आंसर ओ बी, ठीक है। नहीं और कुछ नहीं, क्योंकि एंगल का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, हम अपना आंसर यहीं पे छोड़ दें। क्लियर मेरे ख्याल। चलो आज के लिए इतने।